वंदे मातरम साथियों, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार ने हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसकी 150वीं वर्षगांठ को देश भर में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अगले 1 वर्ष तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और पूरे देश में इससे संबंधित कार्यक्रम होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं हमारी, उसके लिए वंदे मातरम से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें। तो इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस गीत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक साथ कवर करेंगे और साथ में इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में हो या किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में हो, उनको भी, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सॉन्ग की जो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम इस गीत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ में फैक्ट देखेंगे क्या क्या है। इसके बाद हम जो राइटर हैं इस गीत के, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम इसके इवोल्यूशन को देखेंगे कि कैसे ये गीत 1775 में लिखा गया और वहाँ से 150 साल अब इसकी यात्रा हो चुकी है, पर ये एक नॉर्मल सॉन्ग से कैसे नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया बना 1950 में, 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र बना, तो कैसे ये एक जो है हमारा राष्ट्रीय जो है गीत के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में कैसे ये उभरा। ठीक है, इसके बाद हम वंदे मातरम सॉन्ग से संबंधित, वंदे मातरम नाम से जो मैगजीन्स छपे, कुछ जर्नल्स छपे, उनसे संबंधित भी जो फैक्ट्स है उसको भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम्स के लिए वो भी कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ वंदे मातरम गीत के बारे में ही नहीं बल्कि वंदे मातरम नाम से छपने वाली पत्रिकाओं के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है, जब ये लिखा गया तो इसका बाद में औरोबिंदो घोष जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और उसमें वंदे मातरम के लिए जो फ्रेज यूज किया गया है वो है मदर टू दी आई बो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये मदर टू दी आई बो, इस फ्रेज को, कि ये इंग्लिश में इसका मीनिंग है। फिर हम ऑथर की बात करें तो जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था इस गीत को। कब लिखा गया? तो 1775, इसीलिए 150 साल हो चुका है। 1775 से 2025 हम देखें तो 150 ईयर्स हो चुके हैं। भाषा की बात करें, किस लैंग्वेज में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया है, तो संस्कृताइज्ड बंगाली है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन में बंगाली और संस्कृताइज्ड बंगाली हो तो आपको संस्कृताइज्ड बंगाली चुनना है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाली नहीं है बल्कि संस्कृत निष्ठ बंगाली है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है पहले। आगे बात करें ओरिजिनल म्यूजिक की, तो अभी जो हम वंदे मातरम सॉन्ग सुनते हैं, इसका जो म्यूजिक है ये हमेशा से ऐसा ही संगीत इसका नहीं था, ऐसा म्यूजिक नहीं था, इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। पर जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जगन्नाथ भट्टाचार्य जी ने इसका ओरिजिनल म्यूजिक दिया था। ठीक है, जगन्नाथ भट्टाचार्य जी ने। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऑल इंडिया रेडियो पर परफॉर्म किया जाता है इस गीत को, तो राग देश में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, राग देश जो है, संगीत में हम अलग अलग राग जब के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग राग में जो है संगीत है, तो उन रागों में से जो राग देश है उसमें परफॉर्म किया जाता है वंदे मातरम को। इसमें ओरिजिनली 6 स्टैंजाज थे, 6 जो है स्टैंजाज थे शुरू में 6 स्टैंजाज थे, बट इसके सिर्फ 2 स्टैंजाज, जो पहले 2 स्टैंजाज हैं, उन्हीं को नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो पहली 2 छंद है, पहले 2 छंद जो है, फर्स्ट 2 स्टैंजा जो है, वो बल्कि वो पूरी तरह से न्यूट्रल है और मदर यानी माँ और मदरलैंड, धरती माता को रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो स्टैंजाज हैं उनमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी आपको मिलता है, नाम मिलता है, जैसे कि दुर्गा के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में आपको मिलता है। तो इसीलिए चूंकि हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, तो हमने 2 स्टैंजाज, जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज है, उसी को नेशनल सॉन्ग के रूप में चुना। ठीक है, क्यों चुना गया, कैसे चुना गया, इसका क्या इवोल्यूशन है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। फिर देखते हैं जो अडॉप्ट किया गया, अडॉप्शन का डेट, कब इसको राष्ट्रीय सॉन्ग के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में या राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अडॉप्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है, वो है जनगण मन। ठीक, तो जो जनगण मन है हमारा नेशनल एंथम, उसको भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान जो है उसको भी अडॉप्ट किया गया। लेकिन फ़र्क ये है कि नेशनल एंथम जो हमारा है उसको गाने या बजाने का कुछ रूल है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन से, कुछ रूल्स है, डेकोरम है नेशनल एंथम को बजाने के लिए, लेकिन वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई रूल्स या डेकोरम नहीं है। जैसे आप जानते हैं नेशनल एंथम जो जनगण मन है उसको 52 सेकंड में गाना होता है, जो पूरा वर्जन है,
या उसका जो हाफ वर्जन है उसको 20 सेकंड में गाते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं कि 52 सेकंड्स में पूरा गाना है या फिर 20 सेकंड्स में इसको हाफ गाना है, ये सारी चीज़ें नेशनल एंथम के लिए हैं, बट वंदे मातरम के लिए ऐसे रूल्स नहीं हैं। एक कानून भी है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब वो जो कानून है उसके तहत भी नेशनल एंथम के बारे में ही दिया हुआ है कि उसके लिए क्या रूल्स या डेकोरम होंगे, या उसका अगर अपमान करता है कोई तो उसको किस तरह की सजाएं होंगी, इसका भी प्रावधान है, ठीक है, नेशनल एंथम को लेकर। पर ऐसा नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है उसके लिए नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके इस गीत के ऑथर को देख लेते हैं। जो ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आगे, पहले भी पूछा गया है, ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं, और वो पहले सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने नौकरी की थी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट में, अंग्रेज सरकार में वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट के तौर पर काम उन्होंने किया। उनका पेन नेम जो है वो कमलकांत था। पेन नेम यानी जो कोई कवि या जो राइटर होता है वो अपना जिस नाम से वो लिखता है उसको पेन नेम कहते हैं। तो कमलकांत इनका पेन नेम था। इनको साहित्य सम्राट कहा जाता है इन बंगाली लिटरेचर, बंगाली साहित्य में इनको साहित्य सम्राट कहा जाता है। इन्होंने दुर्गेश नंदिनी एक जो बुक है नॉवेल वो लिखा 1865 में, 1865 में। कपाल कुंडल लिखा 1866 में। आनंद मठ लिखा 1882 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1882 आनंद मठ। आपको ईयर तक याद रखना है क्योंकि ईयर भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बीपीएससी ने खुद टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम जो टीआरई 3 हुआ था उसमें पूछा था, तो आपको ईयर भी याद रखना है। आनंद मठ 1882 1882। देवी चौधरानी 1884, ठीक है। ये कुछ किताबें हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी। इसके बाद बात करें कि इन्होंने जो लिखा था वंदे मातरम गीत, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है चिनसुरा, ठीक है, वहां पे लिखा था। जगह का नाम याद रखिएगा, चिनसुरा। इनका जो नॉवेल है आनंद मठ, ये प्रो ब्रिटिश बट एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स के लिए जाना जाता है। प्रो ब्रिटिश बट एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। अब ये सवाल आ सकता है कि क्या ये अंग्रेजों का विरोध कर रहा था ये नॉवेल? तो नहीं, विरोध में नहीं था। अंग्रेजों के पक्ष में या अंग्रेजों को बहुत बुरा या उसके विरोध में ये बातें नहीं कर रहा था। तो आनंद मठ नॉवेल जो है वो प्रो ब्रिटिश था बट एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, ठीक है। तो मुस्लिम्स का जो है ये उसके विरोध में जो है सेंटिमेंट्स जरूर इस नॉवेल में देखने को मिलता है, अंग्रेजों के विरोध में नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि ये किस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये नॉवेल लिखा गया था, तो रेफरेंस में, तो सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से 1800, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर या उस इवेंट को लेकर के, और बंगाल फेमाइन जो 1770 में बंगाल में अकाल हुआ था उसको आधार रखकर केंद्र में ये नॉवेल लिखा गया, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह और बंगाल का अकाल, ये याद रखना है आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि ये जो लिखा गया, ठीक है, ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड बाद में ये अडॉप्ट हुआ है। तो हम बात करेंगे कि ये जो लिखा गया और अडॉप्ट किया गया, इसके बीच में क्या क्या घटनाएं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो बात करें हम आनंद मठ की, ठीक है, वंदे मातरम से पहले हम आनंद मठ की बात करेंगे। ये जब 1882 में छपा, उससे पहले ये बंगाली मंथली मैगजीन है एक, बंग दर्शन, उसमें छपता था सीरियल के रूप में। इस मैगजीन के एडिटर, फाउंडर एडिटर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने ये गीत लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो एडिटर थे बंग दर्शन के, जो कि एक बंगाली मासिक पत्रिका थी, उसमें आनंद मठ सीरियल के रूप में छपता था, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा छपता था, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती जाती थी हर महीने। इसमें जो 7 नवंबर 1875 का डेट है, उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत भी छपता है। इसी जर्नल यानी इसी बंग दर्शन पत्रिका में 7 नवंबर 1875 को पहली बार वंदे मातरम छपा, ठीक है, ये गीत छपा। अब ये हमको कहाँ से पता लगता है? तो औरोबिंदो घोष ने 16 अप्रैल 1907 को एक आर्टिकल लिखा था अपने अंग्रेजी पत्रिका जो उनकी छपती थी वंदे मातरम, ठीक है। इंग्लिश में एक डेली एक पत्रिका छपती थी वंदे मातरम, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं जब हम मैगजीन्स की बात करेंगे। वंदे मातरम नाम से वंदे जो मैगजीन्स छपती थी, तो उसमें से एक मैगजीन जो अंग्रेजी में छपती थी वो श्री औरोबिंदो छापते थे, एडिटर थे श्री औरोबिंदो। और 1907 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि 32 ईयर्स अगो बंकिम जी ने ये सॉन्ग लिखा। 32 ईयर्स अगो, 32 साल पहले। तो 1907 में जब इन्होंने लिखा कि 32 साल पहले, तो यानी 1875 में ये गीत लिखा गया होगा। ये भारत सरकार की जो पीआईबी वेबसाइट है वो उसके हिसाब से ये डेटा है, ठीक है। ये डेट जो 7 नवंबर का निकला है ये भी सरकार की का ही डेटा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये 7 नवंबर 1875, ये डेट भी याद रखना है।
आगे बढ़े हम कि जब इसी पत्रिका का 1981 में मार्च और अप्रैल वाला महीने का जो जो इशू था, जो अंक था, उसमें वंदे मातरम अलग से एक सॉन्ग के रूप में भी छपा। 1875 7 नवंबर को तो ये छपा पहली बार, फर्स्ट पब्लिश्ड इन दिस जर्नल बंग दर्शन, इस पत्रिका में वो 1875 में ही छपा था। लेकिन 1981 में ये एक सॉन्ग, एक स्टैंड अलोन कॉम्पोजिशन के रूप में छपा, यानी अलग से एक सॉन्ग के रूप में। पहले तो ये बंग दर्शन के आनंद मठ के पार्ट के रूप में, बट ये एक अलग से भी एक सॉन्ग के रूप में अब 1981 में छपा। बात आगे हम करें, अगर जब ये आगे बात बढ़ती है तो 1882 का साल आता है और बंगाली नॉवेल, बंगाली जो उपन्यास है आनंद मठ, वो छपता है। जो आनंद मठ पहले बंग दर्शन पत्रिका में सीरियल के तौर पे छप रहा था, वही बाद में 1882 में एक कंप्लीट नॉवेल के रूप में, एक उपन्यास के रूप में छपता है, और उस उपन्यास में भी इस गीत को, यानी वंदे मातरम गीत को रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी अभी तक की है। इसके बाद हम बात करें तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने म्यूजिक भी दिया था। ठीक है, म्यूजिक जो है इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी भी ने, इन्होंने भी दिया था। कई लोगों ने म्यूजिक दिया था, उनमें से रविंद्रनाथ टैगोर भी एक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सॉन्ग को, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है, 1896 का कलकत्ता सेशन जो है उसमें गाया था। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? बीडॉन स्क्वायर। बीडॉन स्क्वायर जो है कलकत्ता में है। वहाँ पर 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था 1896 में, उसमें वंदे मातरम सॉन्ग को रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया। ठीक है, ये पहला ऐसा कोई पॉलिटिकल इवेंट था जब इस सॉन्ग को गाया गया था। 1875 में पहली बार छपा ये बंग दर्शन में। 1882 में जब आनंद मठ नॉवेल आई तो उसमें भी ये वंदे मातरम गीत था। लेकिन पहली बार किसी पॉलिटिकल इवेंट में इसको गाया गया तो वो पॉलिटिकल इवेंट था 1896 का कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, किन्होंने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके बाद 1901 में फिर कलकत्ता सेशन जब हुआ तो वहाँ पे दक्षिणा चरण सिंह जी ने गाया, और 1905 में जो बनारस का सेशन हुआ था उसमें सरला देवी चौधरानी जी ने गाया था। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो सरला देवी चौधरानी जी हैं, ये देवी चौधरानी जो उन्होंने नॉवेल लिखा था बंकिम चंद्र जी ने, वो देवी चौधरानी नहीं है, वो अलग है। वो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ जो ये देवी चौधरानी, ये सरला देवी चौधरानी, ये अलग है। ठीक है, तो इन्होंने 1905 में बनारस सेशन में इस सॉन्ग को गाया। आगे जब 1905 में इसी साल जो 1905 में ही जो वाराणसी का सेशन हुआ था। अब एक चीज़ देखिए, ये जो सेशन होता था हर साल तो कोई ना कोई अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के। तो 1905 में बनारस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये कई बार जो अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन थे, अगर आपको याद है तो जो 1905 का बनारस सेशन है जिसमें सरला देवी चौधरानी जी ने इस गीत को गाया, उसी में 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया एक पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में। वंदे मातरम एक पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में कब अडॉप्ट किया गया? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, टू सर्व एज ए पैन इंडियन मिलिटेंट सैल्यूटेशन टू मदर इंडिया। पूरे भारत में, पूरे देश से भारत माता जो है उसको एक सैल्यूट देने के लिए जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 7 अगस्त 1905 को इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में अडॉप्ट किया गया। आपको याद रखना है ये। ठीक है, कांग्रेस ने 1905 के सेशन में अडॉप्ट किया पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में। 7 अगस्त 1905 आपको स्वदेशी आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में याद आ रहा होगा कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो 7 अगस्त 1905 को ही शुरू हुआ था। ठीक है ना? क्यों हुआ था ये? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसके विरोध में। हम जानते हैं करजन ने, जो कि उस वक्त वाइसरॉय थे, वो बंगाल विभाजन कर रहे थे, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। और ये शुरुआत इसकी होती है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त को भारत सरकार ने पिछले सालों में कोई एक दिवस बनाने का भी निर्णय लिया है। अगर आपको याद हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाती है भारत सरकार। इसके बाद देखिए 1905 में एक संगठन बना वंदे मातरम संप्रदाय। ठीक है, 1905 में ही ये संगठन बना। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो वंदे मातरम संप्रदाय ये बना, ये कलकत्ता में ही बना था। ठीक है, हर रविवार जो होता था, इसके जो मेंबर्स होते थे ना, वो प्रभात फेरी निकालते थे। ठीक है, वंदे मातरम गीत को गाते हुए। देखिए, वंदे मातरम गीत के इवोल्यूशन को हम देख रहे हैं कि कैसे ये एक राष्ट्रीय गीत के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में कैसे अडॉप्ट हुआ 1950 में। पर उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, कैसे ये इस रूप में आया।
तो 1905 में जो संप्रदाय बना वंदे मातरम संप्रदाय कलकत्ता में, उसके मेंबर्स जो हैं वंदे मातरम गा करके प्रभात फेरी निकालते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इसको एक बार ज्वाइन किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि इस प्रभात फेरी में किन्होंने खुद को शामिल किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी इसमें कभी कभी जाते थे। 1906 में 20 मई 1906 1906 20th ऑफ मई, बारीसाल जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ पर लगभग 10,000 हिंदू मुस्लिम जो हैं एक साथ वंदे मातरम फ्लैग जो है वो ले करके नेशनलिस्ट प्रोसेसन किए थे। ठीक है। और अप्रैल 1906 में जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम ने की थी, वहाँ पर इस सॉन्ग को गाया गया था। ठीक है। 1906 में जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस हुआ था, उसमें एक मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी और उसमें भी ये सॉन्ग्स गाया गया था। तो बारीसाल 1906 याद रखना है आपको। ठीक है। आगे देखिए, 1929 में एक बुक छपता है क्रांति गीतांजलि, जिसको लिखा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसमें भी पहले 2 स्टैंजा को शामिल किया गया था। ठीक है, फर्स्ट 2 स्टैंजा को। इसके बाद बात करें कि कौन से रिवॉल्यूशनरी जैसे थे, क्रांतिकारी ऐसे थे जो मरते वक्त ये गीत या ये नारा लगा रहे थे। तो उनमें से मदन लाल ढींगरा 1909 में इनको मारा गया था, इनकी हत्या की गई थी, ये शहीद हुए थे। और मातंगिनी हाजरा जो 1942 में शहीद हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मातंगिनी हाजरा जी को गोली मारा गया था। तो इनके भी आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा जिनको 1909 में इनकी भी हत्या हुई, तो 1909 में इनके भी आखिरी शब्द जो है वो वंदे मातरम ही थे। इसके बाद 1937 का जो साल है, वहाँ पर चूंकि इस सॉन्ग में आगे जाकर के हिंदू गॉड्स के बारे में लिखा गया है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने कंप्लीटली अपोज किया इस सॉन्ग को, विरोध किया इस सॉन्ग का पूरी तरह से। कब? 1937 में। इसके बाद कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी बनाई, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी ऑलरेडी, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके अलावा कंसल्टेशन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी लिया जा रहा था। तो ये जो कमेटी है, इनको ये कहा गया है कि आप सुटेबिलिटी ऑफ द सॉन्ग को एग्जामिन कीजिए कि क्या ये नेशनल एंथम के तौर पर या नेशनल सॉन्ग के तौर पर चुना जाने योग्य है या नहीं। तो फिर बाद में महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सपोर्ट किया और आखिर में ये जो पहला 2 स्टैंजा है, इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में चुना गया। ठीक है। टू बी संग एट पब्लिक गैदरिंग, अडॉप्टेड। अभी देखिए, इसको अडॉप्ट किया गया है फर्स्ट 2 स्टैंजाज को नेशनल सॉन्ग के रूप में, बट ये नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया नहीं चुना गया है। ये नेशनल सॉन्ग टू बी संग एट पब्लिक गैदरिंग है, यानी जो पब्लिक गैदरिंग होगी वहां पर इसको गाया जाएगा, पहले 2 स्टैंजाज को। इस तौर पे इसको चुना गया है। बाद में 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था, गुवाहाटी में उनका एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा, जय हिंद शुड नॉट रिप्लेस वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और जय हिंद का जो नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो लगाती थी, उसको वंदे मातरम को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है। जय हिंद के विरोध में वो नहीं थे, जय हिंद भी होना चाहिए, बट जय हिंद को रिप्लेस ना करे जय हिंद वंदे मातरम को वो सर्वोपरि रखते थे। आगे देखें हम, राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिजाइड कर रहे थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को जब नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की बात आई, तो उन्होंने कहा इसको चुनने के लिए कि इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा, डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है। सब्जेक्ट टू सच ऑल्टरेशंस इन द वर्ड्स एट द गवर्नमेंट में ऑथोराइज एज ओकेजन अराइजेज, मतलब इसके शब्दों में हेरफेर किया जा सकता है अगर भारत सरकार बाद में चाहे तो। एंड द सॉन्ग वंदे मातरम which has played a historic part in the struggle for Indian freedom shall be honored equally with जनगणमन and shall have equal status with it। ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। क्या? ऑनर्ड इक्वली एंड इक्वल स्टेटस, यानी जो राष्ट्रगान है जनगणमन, उसके बराबर ऑनर जो है राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का भी है और इक्वल स्टेटस भी है। तो ऑनर्ड इक्वली भी है और इक्वल स्टेटस भी है। ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ऑनर्ड इक्वली एंड इक्वल स्टेटस। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो अब इस तरह से 24 जनवरी को ये अडॉप्ट हो गया नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में, 24 जनवरी 1950 को। जो बिहार के अभी गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने पहले 2 स्टैंजाज को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है। ठीक है। और इससे संबंधित एक आर्टिकल भी है
अगर आप कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी। उस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। उसमें उन्होंने ये बताया, या उस आर्टिकल में ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है उसको अल्लामा इकबाल जी ने लिखा था, और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के पक्षधर थे, तो क्या इस बात के कारण हम सारे जहाँ से अच्छा गाना बंद कर देते हैं? क्या हम सारे जहाँ से अच्छा जो हमारा जो गीत है, क्या हम इसका विरोध करते नहीं करते? इसको हम सारे लोग गाते हैं। वैसे ही अगर ये बात है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जी या फिर उनकी जो नॉवेल है आनंद मठ, वो अगर मुस्लिम सेंटिमेंट्स के विरोध में भी जाता है, या जो ये सॉन्ग है अगर ये सॉन्ग में आगे का हिस्सा ऐसा है जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात की गई है, तो उसके बावजूद अगर जो पहला दो स्टैंजा है अगर वो न्यूट्रल है और वो सिर्फ मदरलैंड यानी जो हमारा देश है अगर उसको रेफरेंस मान करके उसके प्रति जो है वो श्रद्धा और उसके प्रति जो है वो लिखा गया है, तो क्यों हम उसका विरोध करते हैं? ये ऐसा उस आर्टिकल में लिखा गया है। आरिफ मोहम्मद खान जी ने कंपेयर किया है उसको, सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी आप पढ़िएगा उसको, अच्छा आर्टिकल है वो, ठीक है, अच्छा लेख है, ठीक है, पढ़िएगा आप। तो खैर अब हम गीत के बाद कुछ जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स है, मैगजीन्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 आपको याद रखना है। पहला, कलकत्ता से छपता था वंदे मातरम इंग्लिश में, ठीक है। इसका फाउंडेशन हुआ अगस्त 1906। ये डेट पीआईबी में ही मिला, पीआईबी से ही मिला हुआ है, अगस्त 1906 का डेट। बाकी अलग अलग सोर्स में अलग अलग ईयर मिलता है, पर आपको ऑफिशियल याद रखना है। अगस्त 1906 में शुरू हुआ वंदे मातरम, जो कि इंग्लिश वीकली है, कलकत्ता से छपता था। शुरुआत बिपिन चंद्र पाल जी ने की थी, ठीक है, लाल बाल पाल में से एक थे ये। और इसके अलावा औरोबिंदो घोष जो है उन्होंने भी लेटर इसको जॉइंट एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया। शुरुआत बिपिन चंद्र पाल जी ने की थी, बट इसके एडिटर बाद में औरोबिंदो घोष थे, ठीक है। औरोबिंदो घोष इसके एडिटर के रूप में ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है वंदे मातरम, जो कलकत्ता से छपता था, ठीक है। इसके अलावा एक पेरिस पब्लिकेशन है जो पेरिस से छपता था, 1909 में शुरू हुआ था पेरिस इंडिया सोसाइटी के द्वारा, जो कि बाद में जेनेवा से पब्लिश होने लगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये पेरिस पब्लिकेशन है यही जेनेवा से बाद में छपने लगा था। शुरुआत कब हुई? 1909 में। फाउंडर कौन थे? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा को किस रूप में याद किया जाता है? जैसे महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन हम कहते हैं, तो मैडम बीकाजी कामा को क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। जो वंदे मातरम गीत है, या जो वंदे मातरम सॉन्ग आनंद मठ में था, इसको अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश ने बैन किया था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। उसके विरोध में, चूंकि बैन किया गया भारत में, तो विदेश में जो है इसको पॉपुलर करने के लिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए ये पेरिस से छपना शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो औरोबिंदो घोष जो हैं, जो वंदे मातरम जिनका जर्नल था जो कि कलकत्ता से छपता था, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो कि लंदन से छपता था, किनके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके विचारों को भी कंटिन्यू किया गया, आगे बढ़ाया गया पेरिस पब्लिकेशन के द्वारा, पेरिस से जो छप रही है उसके द्वारा। एक और वंदे मातरम है उर्दू में छपने वाला, जिसको लाला लाजपत राय जी ने लाहौर से शुरू किया था, याद रखिएगा ये भी। तो 3 वंदे मातरम पत्रिकाएं हो गई। अब हम फ्लैग की बात करें, ये देखिए, ये वंदे मातरम फ्लैग है, ट्राई कलर, 3 रंग है इसमें, आप देख सकते हैं। जो सबसे अपर हिस्सा है ग्रीन बैंड है, उस पर 8 वाइट लोटस है, और ये 8 प्रोविंस को दर्शाते थे, 8 प्रांतों को दर्शाते थे, 8 जो सफ़ेद कलर के लोटस है, कमल है। इसके बाद सबसे नीचे जो बॉटम रेड बैंड है लाल कलर का, उसमें एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, सन एंड ए क्रिसेंट। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था स्लोगन हिंदी में, ठीक है, सेंट्रल येलो बैंड पे। तो ग्रीन येलो रेड कलर हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने देख ली। कलकत्ता से लॉन्च हुआ था, और मैडम बीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में जो सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था उसमें इसको यूज किया था। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था, मैडम बीकाजी कामा ने वहां पर इस झंडे को यूज किया था, ठीक। तो ये फ्लैग की भी बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट 1 है, या ऑप्शन 1 है, ये 2003 में यूपीएससी ने पूछा है। ऑप्शन है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको? संस्कृताइज्ड बंगाली। तो ये वाला फैक्ट हो गया नॉट करेक्ट, आंसर हमको मिल गया। बाकी जो फैक्ट्स दिए हैं आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये सारे फैक्ट सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कंपोजर के बारे में। और कौन थे कंपोजर? तो जान रहे हैं हम, बंकिम चंद्र चटर्जी।
तीसरा क्वेश्चन है द थीम ऑफ द नॉवल, थीम क्या था? ऑप्शन बी सन्यासी रिवोल्ट, यूपीपीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश जर्नल जो है वंदे मातरम से कौन अफिलिएट करते थे खुद को? ऑप्शन है अरविंद घोष। कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर जो है लाला लाजपत राय छापते थे लाहौर से 1920 में, जिसकी शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए वंदे मातरम। ठीक है, ये भी पूछा गया पीवाईक्यू में। इसके अलावा ये जो है वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, तो कौन से मूवमेंट के दौरान? ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, इससे संबंधित कौन सा बुक है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी आनंद मठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रोटिज्म, कौन सी किताब को कहा जाता है? ऑप्शन बी आनंद मठ। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, यहाँ मैच द फॉलोइंग है, हमको यूपीएससी ने 1999 में पूछा था। देखिए, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ देखने को मिल रहा है वंदे मातरम रोट द म्यूजिक फॉर द सॉन्ग, किसने लिखा था वंदे मातरम के लिए जो संगीत है? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन है ये श्यामा शास्त्री जो है, ये कर्नाटिक म्यूजिक से संबंध है इनका, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो ख्याल म्यूजिक, ऑप्शन 3। और जो वेंकट माही हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किस चीज़ को? रागा क्लासिफिकेशन को, 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग के लिए म्यूजिक किन्होंने दिया था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। बाकी और किन लोगों ने म्यूजिक दिया था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग वंदे मातरम विच सर्व्ड एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया किस किताब में है? तो आनंद मठ में। ठीक है, तो अब हमने ये सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की। तो बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।